नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेवा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। जैसा कि कल की क्लास में आदिमानव के विकास काल की बातें हो चुकी थी, आज हम चैप्टर 3 में बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल जानकारी की बात करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो अगर हम समय को लेकर बात करें तो इसके काल निर्धारण को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता में विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, है ना। लगभग बताया गया है कि 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी के मध्य यह सभ्यता विकास की, यह एक नगरी सभ्यता है और इस सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। साथ ही इस सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार जो इसका समय बताया गया है, वह बताया गया है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, है ना। आपको नोट डाउन कर लेना है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार, है ना, कई लोगों ने बताया कि लगभग 5 या 600 वर्ष तक यह सभ्यता रही और यह सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण ना होकर नगरी सभ्यता रही, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भवन वगैरह यहाँ बनाए जाते थे, वो सब अभी आप इस मैप में देखिए कैसे ईंटों का भी प्रयोग किया गया, है ना। ईंटों की नक्काशी की गई, बहुत बेहतरीन डिजाइन से दुर्ग बनाए गए, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ के निवासियों की बात करें तो ये भूमध्य सागरीय निवासी थे, है ना। इस सभ्यता के जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, है ना, ऐसा बताया जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की तरफ चलते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर जॉन मार्शल हैं, है ना, ये तत्कालीन डायरेक्टर हुआ करते थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में क्या है जानकारी बढ़िया दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, है ना। सर जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। लेकिन इसके पहले की कहानी क्या होती है कि एक व्यक्ति का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, है ना। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो हैं, तो ये सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, है ना, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उनका नाम है सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी वर्ष 1921 में, कब, वर्ष 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, है ना, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, है ना, वर्तमान साहिवाल नाम है। और ये रावी नदी के तट पर, है ना, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के दाहिने तट पर जाकर जब वहाँ खुदाई का या उत्खनन का कार्य करते हैं, तो ये जाके हड़प्पा सभ्यता की क्या करते हैं, खोज करते हैं, है ना। तो हड़प्पा नामक एक जगह होता है, उस जगह के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, है ना। फिर आगे चलकर अगले वर्ष ही, वर्ष 1922 में एक बार फिर सर जॉन मार्शल के ही निर्देश पर, अब इस बार राखाल दास बनर्जी, है ना, कौन जाते हैं इस बार, राखाल दास बनर्जी जाते हैं 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये सिंधु नदी के किनारे जाते हैं, यानी ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो जिला रहता है, लरकाना जिला रहता है। कौन से जिले में जाते हैं? ये लरकाना जिले में जाते हैं और लरकाना जिला में जाकर ये खुदाई काम करते हैं। तो लरकाना जिला में जाने के बाद ये खुदाई काम करते हैं और इस प्रकार से सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन कार्य करते हैं और इस सभ्यता को एक नाम पर मिल जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया गया, है ना। तो दो व्यक्तियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर दयाराम साहनी वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोज करते हैं, वहीं वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करते हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि सर जॉन मार्शल दिख रहे हैं आपको, दयाराम साहनी दिख रहे हैं आपको, है ना, राखाल दास बनर्जी साहब दिख रहे हैं आपको। मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है उसमें मेलुहा शब्द से भी संबोधित किया गया है इस सभ्यता को, है ना, मेलुहा शब्द, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करते हैं, है ना। सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि सभ्यता का विस्तार कहाँ से कितना रहा होगा, है ना। लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली यह सभ्यता, है ना, बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। अगर हम इसके उत्तर के विस्तार की बात करें, इस सभ्यता का उत्तर में विस्तार था मांडा। मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में
और सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, इसलिए यहाँ एक नदी थी और उस नदी का नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अगर हम पूर्व में बात करते हैं, पूर्व में आपका पड़ता था जगह आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, और जो यहाँ नदी हुआ करती थी वो थी हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। अगर हम दक्षिण में बात करें तो जगह है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र यानी अहमदनगर पड़ता है। यहाँ गोदावरी नदी के साथ साथ एक नदी और नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में है सुतका गंडोर यानी बलूचिस्तान, और यहाँ नदी पड़ती है आपकी दस्त नदी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का आप विस्तार जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाई गई। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में भी पाई गई है। अफगानिस्तान की 2 जगह हैं, मुंडीगाग और सुरतुरगुई, जहाँ से चीज़ मिले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग भारत में 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है ना, मतलब 1400 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता खोज किए जा चुके हैं, जिसमें से आपके 965 क्षेत्र के आसपास ये भारत देश में खोज किए जा चुके हैं, है ना, जबकि 476 लगभग पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान के क्षेत्रों में खोज किए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड को आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आप देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान के इलाके में था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान के इलाके में था, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के भी इलाकों में पाया गया है ना। यह एनसीईआरटी क्लास में छोटा सा मैप लगा रहता है, इस मैप को वहीं से लेने का प्रयास भी किया गया है। तो आप देखिए कि लगभग 3 देशों में विस्तृत रूप से यह सभ्यता फैली हुई थी, और अपने भारत का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो भारत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक दिख रहा है, यानी एक भारत में व्यापक क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई थी, है ना। फिर आगे आपको स्थलों की बात करेंगे, बताएंगे कि सभ्यता किन नदियों के किनारे फैली रही, है ना। मोहनजोदड़ो जो भी आपने सुना, तो मोहनजोदड़ो जैसे आपने नाम जानते हैं मोहनजोदड़ो, यह भी हड़प्पा का एक बड़ा स्थल था। इसका सामान्य अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको पिछली क्लास में आपको नोट डाउन भी करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे, उनको सुनते हुए चलिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस सभ्यता के बारे में बात करें, देखिए तो यह एक पहली बात तो नगरी सभ्यता थी, है ना, क्योंकि 6 लार्ज टाउन की प्राप्ति हुई है, 6 बड़े नगरों की प्राप्ति हुई है। 6 बड़े नगरों की मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो है, आपका हड़प्पा है ना, आपका गढ़वारी वाला है, आपका धौलावीरा है, आपका राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, आपका कालीबंगा है, आपका राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है ना। तो ये बड़े बड़े ऐसे स्थल हैं, बड़े बड़े नगर हैं, जहाँ से बताया गया कि सभ्यता का विस्तार यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। अगर इस सभ्यता की लिपि की हम बात करें तो इस सभ्यता की लिपि जो है, इस सभ्यता की लिपि है पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट यानी भाव चित्रात्मक। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि एमएल बैंडिल ने, है ना, ये आपको नॉर्मल बुकों में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। एमएल बैंडिल ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि यह अपठनीय रही, है ना, उन्होंने सिर्फ प्रयास किया है, पूर्णतः पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक, है ना। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम मुहरें वगैरह बनी हुई हैं, है ना, किस प्रकार से कलाकारी की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी मुहरों को देखिए किस प्रकार से चित्र उकेरे जाते थे। सर्वाधिक मात्रा में मछली के चित्र पाए गए हैं सभ्यता में, ध्यान रखिएगा, है ना। और अंग्रेजी कई अक्षर स्वास्तिक आप चित्र देख पा रहे हैं, है ना। अब चलिए प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, है ना। तो प्रमुख स्थलों में देखिए जो पहला स्थल बात करेंगे उसकी हम बात करेंगे हड़प्पा, है ना। ये हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है, हड़प्पा रावी नदी किनारे, और इसको याद भी करते जाना है। उत्खननकर्ता कौन है हड़प्पा के? दयाराम साहनी है। वर्ष 1921 का समय है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है जहां आपका यह हड़प्पा स्थित है। अगर महत्वपूर्ण खोजों की हम बात करें तो एक अगला आप टॉपिक यहीं लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद कि महत्वपूर्ण खोज यानी हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो हड़प्पा से प्राप्त हुई चीज़ें हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई है ना। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई है? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, है ना। बैलगाड़ी की प्राप्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता से, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं।
तो जो आपका मोहनजोदड़ो है यह है सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो राखाल दास बनर्जी। समय है 1922 का। और ये कहाँ स्थित है? लोकेशन की बात, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। अगर मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बात करूं तो हमें यहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? हमें विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। हमें यहाँ से विशाल अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है। स्नानागार और अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है। हमें स्टैचूगल, हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है ना। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमें बुने हुए कपड़े भी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। तो 3 से 4 चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट साइट है उसके बारे में बताता चलूँगा कि क्या क्या मिले हैं, है ना। सभी साइट से आपको नहीं लिख पाएंगे, जो मेन चीज़ें हैं वहाँ से मैं आपको बताता चलूँगा। फिर अगला है चनहूदड़ो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चनहूदड़ो। पहली बात किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है गोपाल मजूमदार। कौन है? गोपाल मजूमदार साहब हैं। समय है 1931 का। और ये कहाँ है? सिंध प्रांत में ही है ना। चनहूदड़ो से मैं बात करूं तो जो मनके बनाने की दुकान है ना, मनका यानी आभूषण होता है, तो जो मनके बनाने की दुकान है, तो मनके बनाने की दुकान नंबर 1 आपको प्राप्त हुई है चनहूदड़ो से। फिर नंबर 2, चनहूदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। किसका पीछा करते हुए? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह आपको प्राप्त हुआ है। नंबर 2 में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर चनहूदड़ो से ही सौंदर्य प्रसाधन में आपको लिपस्टिक प्राप्त हुआ है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी सौंदर्य प्रसाधन का बहुत ज़्यादा क्रेज पहले भी रहा होगा, वर्तमान समय में तो है ही, है ना। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपको प्राप्त हुआ चनहूदड़ो से। आइए अगले स्थल की तरफ चलते हैं। अगला स्थल है अपना कालीबंगा का क्या नाम है? कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ भी होता है। घग्घर नदी किनारे है ना। खोज करता है बीबी लाल। कौन है? खोज करता है बीबी लाल। समय है 1953 का। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लगता है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ होगा, तो देखिए कालीबंगा से पहली बात तो अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? 2-3 चीज़ें लिखवाऊंगा मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो कालीबंगा से पहली चीज़ अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 2, कालीबंगा से ही आपको जो ऊँट है तो ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। क्या मिला है? ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। कालीबंगा से ही आपको लकड़ी का हल मिला है। यानी यहाँ से खेत भी मिले होंगे, यानी जुते हुए खेत रहे होंगे तब तो हल मिला है ना। तो जुते खेत हुए होंगे तब तो यहाँ से हल प्राप्त हुआ है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। तो कालीबंगा के बारे में बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल है कोट दीजी। कौन सा स्थल है? अगला स्थल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कोट दीजी अगला स्थल है। कोट दीजी की तरफ चलते हैं। और कोट दीजी देखिए पहली बात तो किस नदी किनारे है? तो जो आपका कोट दीजी है यह भी आपका सिंधु नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? कोट दीजी सिंधु नदी किनारे है। अगर हम कोट दीजी की खोजकर्ता की बात करें कि कोट दीजी की खोजकर्ता कौन है, तो फजल अहमद साहब हैं। वर्ष 1953 का समय है। और सिंध प्रांत का खैरपुर एक स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पड़ता है। वहीं से सिंध प्रांत में ही है कोट दीजी। तो कोट दीजी आप लोगों को जरूर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि कई बार कोट दीजी से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कोट दीजी से आपको क्या मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कोट दीजी से मैं लिखवा देता हूँ आपको गर्तावास मिला है। क्या मिला है? कोट दीजी से आपको गर्तावास मिला है। चाक पर बने मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? चाक पर बने मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है कोट दीजी से 2 चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगले साइट की बारे में बात करते हैं। अगला आपका साइट है रंगपुर। कौन सा साइट है? रंगपुर। तो जरा रंगपुर है, मदार नदी किनारे है ना। रंगनाथ राव इसकी खोज करता है। समय है वही 1953-54 का। गुजरात का काठियावाड़ जिला पड़ता है जहाँ रंगपुर है। तो देखिए रंगपुर है तो रंगपुर से पहली बात तो घोड़े की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, है ना। जो घोड़े की मूर्ति है वो भी आपकी रंगपुर से प्राप्त हुई है। दूसरी बात अगर मैं रंगपुर से बात करूँ तो धान की बूसरी है ना।
धान की बूसी का भी साक्ष्य आपको रंगपुर से देखने को मिलेगा। इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, जो पीडीएफ में इंक्लूड नहीं है मैं उनको अलग से लिखने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। फिर आपका रंगपुर है, जहां से कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मित्रों आपका रंगपुर से प्राप्त हुआ है। तो 3 चीजें आप यहां से इंक्लूड कर सकते हैं कि रंगपुर से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो आपकी 6 साइट हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो रंगपुर के आगे है एक जगह रोपड़। रोपड़ जो है आपका ये सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे है। खोजकर्ता आगे कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है खोजकर्ता? यज्ञदत्त शर्मा है। समय है आपका 1953 से 56 के बीच का। अब पंजाब का रोपड़ जिला है। अगर रोपड़ से हम बात करें कि रोपड़ से क्या मिला है, तो देखिए रोपड़ से सबसे बड़ी बात है कि तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है ना। किसी कुल्हाड़ी? तांबे की कुल्हाड़ी, यानी बताया गया कि तांबे का उपयोगिता कितनी ज़्यादा रही होगी। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नंबर 2, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, है ना। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य आपको रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। खोजकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। तो ये हो गया आपका रोपड़। आइए आगे बात करते हैं। रोपड़ के बाद अगला जो स्थल है उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। यह लोथल है आपका भोगवा नदी किनारे। लोथल खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। 1955 एवं 1962 में। गुजरात का अहमदाबाद जिला पड़ता है रोपड़ लोथल में। गुजरात का अहमदाबाद जिला। तो जो लोथल है, लोथल से पहली बार तो धान की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। क्या मिला है? धान की खेती के साक्ष्य आपको लोथल से प्राप्त किए गए हैं। फिर आप लोथल से ही आप डॉकयार्ड लिख लीजिएगा, जहाँ शिप वगैरह आके खड़े होते हैं, है ना। डॉकयार्ड वहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर यहीं से आपको युग्म समाधान की प्राप्ति हुई है ना। युग्म समाधान, तो लोथल से बंदरगाहों की भी प्राप्ति हुई है। तो बंदरगाह भी कभी कभी आता है, उसको आप लिखे रहिए। बंदरगाह है ना, गुजरात पड़ता है। गुजरात बंदरगाह के लिए भी फेमस है। तो ये चीज़ें आपको मिली हैं लोथल से। अगला स्थल की बात करते हैं, तो अगले स्थल पे आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? तो पहली बात तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी किनारे है। किस नदी किनारे है आलमगीरपुर आपका? आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आलमगीरपुर। समय याद कर लीजिएगा। वर्ष है 1958 का, है ना। 1958 का है। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ से आ जाएगा आपका आलमगीरपुर से। तो आलमगीरपुर में बस आप इतना ही याद कर लीजिएगा। फिर अगली साइड की ओर चलते हैं। अगली साइड है आपका सुतका गेंडोर। कुछ अभी मैं और साइड के बारे में बता दूंगा जो भी मेंशन नहीं की गई हैं, तो आप लोग उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सुतका गेंडोर की बात करते हैं, तो सुतका गेंडोर में चलते हैं। तो सुतका गेंडोर पे देखिए क्या होता है कि सुतका गेंडोर के जो खोज करता है वो है आर्यनस्टाइन। 10 का नदी किनारे अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार भी यहीं तक है। 1927 एवं 1962 का समय है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था यह। अगर हम यहाँ से बात करें सुतका गेंडोर से, तो राख से भरा आपको बर्तन प्राप्त हुआ है। राख से भरा एक बर्तन प्राप्त हुआ है। राख से भरा बर्तन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राख से भरा बर्तन। मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना। तांबे कुल्हाड़ी तो यहाँ से भी मिली है, हालांकि मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से भी आपको प्राप्त हुई हैं। तो आप लोग 2 चीज़ें या 3 चीज़ें यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो जिससे आप लोगों से बन जाए। ठीक है, तो इनको एक बार आप जरूर रिवाइज करते जाएं। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको क्या होती जाएंगी, भूल जाएंगी। इसलिए आप लोग इनको जरूर से जरूर क्या करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपना अगला साइड है उस साइड का नाम है बनवाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगोई नदी किनारे है ना। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है बनवाली के। तो बनवाली के रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज किए हैं। हरियाणा का हिसार जिला पड़ता है। और बनवाली से आपको मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बनवाली से आपको मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है धौलावीरा। रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज करता है। वर्ष है 1990 का। तो धौलावीरा से देखिए, धौलावीरा का अगर हम अर्थ की बात करें, तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं होता है इसका अर्थ।
अगर धौलावीरा से हम बात करें तो पहली बात तो धौलावीरा 3 भागों में बटा एक शहर था। कितने भागों में बटा था? धौलावीरा 3 भागों में एक बटा शहर था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो 2 भागों में बटे होते थे, यानी है एक अपवाद है। धौलावीरा से पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई है धौलावीरा से, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे बड़ा अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये धौलावीरा से हो गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि राखी गढ़ी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो राखी गढ़ी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, तो राखी गढ़ी को नोट कर लीजिएगा कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा साइट्स है, यानी यह बिगेस्ट हड़प्पा प्लेस है, सबसे बड़ा हड़प्पा साइट्स है ना। जो प्री प्लस मैच्योर हड़प्पा के भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका रोपड़ हो गया, कोटदीजी हो गया, कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हड़प्पा से आपको याद करना है कि R37 कब्रिस्तान है ना। धोती पहने किसी पुरुष की आकृति आपको देखने को मिल रही है। मोहनजोदड़ो से बात करेंगे तो आपको स्नानागार दिख रहा है, अन्नागार दिख रहा है ना। पशुपति के अंकन की मुहर भी दिख रही है आपको। तो ये मेजर साइट्स है जहाँ से ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो कभी कभी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। अब आप इनका लोकेशन आप देख लीजिए कि जो हड़प्पा के प्रमुख पुरा स्थल हैं वो कहाँ कहाँ रहे होंगे। आप ये एरिया देख रहे हैं अफगानिस्तान का इलाका है, आप ये वाला एरिया देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान का इलाका है, और जो इधर आपको ये देखने को मिल रहा है ये आपका भारत का इलाका है। तो देखिए अगर हम भारत में बात करें तो भारत में इधर साइड राजस्थान का थार का मरुस्थल आपको दिख रहा है, यमुना नदी है, आलमगीरपुर है, गंगा नदी आपको दिख रहा है, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, है ना। इसके अलावा आपको दिख रहा है ये हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया, ये मांडा, ये आपको चनहुदड़ो सिंध प्रांत में दिख रहा है, मोहनजोदड़ो यहाँ दिख रहा है, सुतका गंडोर आपको यहाँ दिख रहा है ना। बाकी आपकी गुजरात वाले इलाके में आप देखिए लोथल, रंगपुर आपको देखने को मिल रहा है ना। सुरकोटदा मिल रहा है, सुरकोटदा घोड़े की मूर्तियों के लिए भी फेमस है सुरकोटदा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा स्थल थे किस प्रकार से देखे गए हैं। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को हम 2 लेक्चरों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। यह बड़ी सभ्यता है ना, चूँकि 500 से लेकर 600 वर्षों तक यह सभ्यता रही है। तो देखिए अब आपको यहाँ एकदम एग्जैक्ट जानकारी मैप के माध्यम से भी मिल जाएगी, भी जो मैंने नॉर्मल एक पेज में बताने का प्रयास किया है, तो आपको यहाँ जल्दी से याद हो जाएगा कि जैसे आप देख रहे हैं हड़प्पा किस नदी किनारे है, आपको ये दिख जाएगा। तो जैसे दिख रहा है हड़प्पा, ये हड़प्पा आपका खोजकर्ता पहली बात यहाँ लिखा है दयाराम साहनी इसकी खोजकर्ता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। मोंटगोमरी पाकिस्तान, रावी नदी लिखा हुआ है। फिर आप ऐसे देखिए रोपड़, यहाँ देखिए आप रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ पंजाब जिला, सतलज नदी, है ना। इसको आपको इसी तरह मैप में बना लेना है जल्दी याद करने के लिए। बनवाली, रविंद्र सिंह बिष्ट, हरियाणा का हिसार जिला, रंगोई नदी, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी, कालीबंगा राजस्थान, खोजकर्ता बीबी लाल, है ना, हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, घग्गर नदी पड़ती है। इधर बात करते हैं मोहनजोदड़ो, है ना, राखालदास बनर्जी 1922, लरकाना सिंध प्रांत का, ठीक है, ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। और बात करते हैं तो देखिए चनहुदड़ो गोपाल मजूमदार सिंध प्रांत, धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट कच्छ गुजरात, लोथल रंगनाथ राव भोगवा नदी, है ना, लोथल रंगनाथ राव भोगवा नदी, तो यहाँ आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से मैप बनाइए, मैप में जल्दी से मैपिंग करिए, चीज़ें बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। रंगपुर रंगनाथ राव काठियावाड़ गुजरात, है ना। तो इस प्रकार से आपको जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। जो भी मैप थी इससे संबंधित वो मैप आप इसी तरह बनाइए। इस मैप में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि कौन सा जगह कहाँ स्थित है ना। पाकिस्तान की मेजर साइट्स लिखे हैं जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, निंदोबाड़ी, बालाकोट, आमरी, हिरण के साक्ष्य मिले हैं आमरी से, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मेहरगढ़, है ना, जो कृषि के साक्ष्य हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, वो भी आपको मैंने बताया था। नदी यहाँ कालीबंगा देख रहे हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्यास नदी, ये मांडा जगह दिख रही है। इधर ये नर्मदा ताप्ती अपने मध्य प्रदेश की लोकेशन है ना। दैमाबाद ये आपका महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है, ये गुजरात है, रंगपुर। तो ये सारे साइट्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपको देखते हुए चलना है।
फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात करेंगे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं अपने आप में बहुत बेहतरीन है। उन विशेषताओं को अभी हम कंप्लीट इधर नहीं बना पाए हैं, थोड़ा सा उन विशेषताओं को भी कंप्लीट आपको कराएंगे अपने अगले क्लास पे, है ना। और बेहतरीन पीडीएफ में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को लिखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को बढ़िया तरीके से पढ़ा जा सकता है ना। तो जितना मैंने आज की क्लास में आपको दिया, आपको आज की क्लास में पढ़ाया, तो उसको कल याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के वो प्रमुख स्थलों को जरूर याद करिए, कौन खोज करता है, किस नदी किनारे खोजा गया और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, है ना। उत्खनन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई, यही ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मित्रों आज की क्लास हमारी यहीं तक, है ना। आपसे यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के किसी भी दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे उन सभी छात्रों तक हमारी लिंक को जरूर शेयर करिए, जिससे हर व्यक्ति पढ़ सके, है ना। और हमारा कोर्स परचेज करने के लिए आप, कोर्स में हम आपसे लाइव बातें करते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आपको कराते हैं, है ना। जब कोर्स में मिलेंगे तो आपको एमसीक्यूज कराएंगे, आपसे लाइव बातें करेंगे। उसके लिए आप हमारा एक रेवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करिए। रेवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रेवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमारे कोर्स पर टिक करिए, कोर्स को परचेस करिए। वो हम आपसे डेली लाइव बातें करते हैं, आपको ढेर सारे एमसीक्यूज कराते हैं, और जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ होती है वो सिर्फ ऐप में जाती है ना। और किसी भी प्रकार के ना तो टेलीग्राम चैनल पे हमारी पीडीएफ को अपलोड किया जा रहा है ना। सिर्फ हमारी जो पीडीएफ है आपको ऐप में प्रोवाइड की जा रही है। जिन छात्रों ने परचेस कर लिया है वो पीडीएफ के माध्यम से भी नोट्स बना सकते हैं। तो सभी छात्रों तक इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे हर व्यक्ति इस क्लास को देखे और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ण कर पाए, है ना। उसकी भी मदद हो सके, है ना। कम से कम आप तो पढ़ ही रहे हैं तो 2 से 3 व्यक्तियों की आप मदद भी जरूर करिए, है ना, क्योंकि मदद करना व्यक्ति का बहुत ही अच्छा गुण है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।